नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ ओम कश्यप। सत्ता का सही रंग, राजनीतिक रुतबे का सही अगर आपको चरित्र देखना है तो सबसे पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर की लखनऊ की तस्वीर है। एक ही दफ्तर पर दो नेम प्लेट, ऊपर मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष, नीचे अखिलेश यादव अध्यक्ष, यानी पार्टी एक, अध्यक्ष दो। राजनीति का ये चरित्र देखिए, ये रंग रूप देखिए, ये खेल देखिए। एक पार्टी और दो अध्यक्ष, यानी खुल्लम खुल्ला वार करेंगे हम दोनों। ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी की। इधर राजधानी में, दिल्ली में एक अलग जंग छिड़ी हुई है कि साइकिल चुनाव चिन्ह आखिर समाजवादी पार्टी में किस धड़े को मिलेगा। लेकिन देखा आपने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लखनऊ में क्या दिख रहा है। साइकिल की जंग है, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में, यानी 7 से 8 बजे के आसपास चुनाव आयोग कोई अंतिम फैसला इस पर दे सकता है। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन नेताजी और अखिलेश दोनों फैसले के इंतजार में खड़े हैं। सिर्फ टव्वल का फायदा उठाकर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए, लेकिन कांग्रेस सोच रही है कि क्या करे। अब सवाल यह भी है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना है तो पहले फैसला तो हो, साइकिल किसके हाथ लगेगी। यूपी की चुनावी तस्वीर, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे हम दोनों। दिल्ली में चुनाव आयोग के अंदर बाहर यही सवाल तैरता रहा कि आखिर साइकिल की सवारी कौन करेगा। क्या मुलायम के हिस्से आएगा चुनाव चिन्ह या अखिलेश की दलीलें काम कर जाएंगी। दिन भर आयोग के कानूनी जानकार मसले पर माथापच्ची करते रहे, तो उधर लखनऊ में पिता पुत्र के बीच सुलह की आखिरी कोशिशें भी नाकाम निकली। अध्यक्ष पद पर अड़े अखिलेश पिता से मिले तो जरूर, लेकिन कसम के बाद। मैंने कई बार बात करने के लिए अखिलेश को बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। जब बीवी बच्चों की कसम खिलाई तब आया। एक बार आया तो बात शुरू करने से पहले ही चला गया। अखिलेश हमारा बेटा है, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि वो विरोधियों से मिल जाएगा। यानी दिल्ली में कानूनी जंग के बीच मुलायम ने अखिलेश को कसम का हवाला देकर समझाना चाहा कि रिश्ते सियासत से ऊपर होते हैं, लेकिन अखिलेश ने एक दांव और ठोक दिया। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के उस कमरे के बाहर अखिलेश के नाम की पट्टी टंग गई, जहां पहले से मुलायम विराजमान थे। सुबह से दोपहर और शाम तक यही दफ्तर जंग के आखिरी अध्याय का गवाह बन रहा है। अपने मांग रहे हैं वोट अपने लिए, बल्लाइए, इनको आशीर्वाद देना चाहिए। हम बुजुर्ग अखिलेश के साथ हैं। नेताजी के सारे लोग आज अखिलेश जी के साथ हैं। जिन्हों को उन्होंने राजनीति में पैदा किया, सारे लोग जय अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश जी का साथ देंगे, नेताजी का अब साथ देने का समय नहीं है। यानी तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है और चुनाव आयोग से चिन्ह पर हार के बाद दोनों पक्ष अपने बूते यूपी की लड़ाई लड़ेंगे। मुलायम ने चुनावी समर में आमने सामने से पहले अखिलेश को मुस्लिम विरोधी ठहराकर वोट बैंक की सियासत का पहला प्रहार किया। अखिलेश की लिस्ट में मुस्लिम प्रत्याशी कम है। जनता के बीच संदेश गया है कि अखिलेश मुसलमान विरोधी हैं। अखिलेश ने कई मंत्रियों को बेवजह पार्टी से निकाला। मैं पार्टी और साइकिल बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर वो नहीं सुनता तो मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। यूपी में बीएसपी पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पिता पुत्र के झगड़े में अटकी है, तो कांग्रेस को समाजवादी फैसले का इंतजार है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सबसे पहले आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब जो कि फॉर्मर सीईसी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव राय जी, राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। एमएच खान साहब बीएसपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव राय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ ये पूछने के लिए, कौन है अभी अध्यक्ष? पार्टी एक, नेम प्लेट दो अध्यक्ष के, ये कहां पहुंचवा दिया रुतबे की ललक ने? राय साहब। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यह है कि 1 जनवरी को जो अधिवेशन हुआ था और उसके बाद जो तमाम मीटिंगें हुई, इसमें 90% से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को अपना अध्यक्ष चुन लिया था। तो तकनीकी रूप से और कानूनन रूप से और हम सबके लिए नेताजी सर्वमान्य हैं। नेताजी की इज्जत में कोई कमी नहीं है। नेताजी हम लोग के रगों में बसे हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो ये 2 बोर्ड का क्या करेंगे?
क्या बताएंगे दुनिया को? किसका नाम छुपाएंगे, किसका दिखाएंगे? वक्त के साथ सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। और अखिलेश यादव जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव होगा, मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे, तो सबसे पहले आशीर्वाद नेताजी का मिलेगा। सबसे ज्यादा गौरवान्वित नेताजी ही महसूस करेंगे अपने पुत्र के ऊपर। ये हम सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को यकीन है। पहली बार मेरे सवाल लंबे हो रहे हैं, आपके जवाब छोटे हो रहे हैं। फिर भी एक आखिरी सवाल, शर्मनाक परिस्थिति में पहुंच गई है समाजवादी पार्टी, ईमानदार जवाब दीजिएगा। देखिए, इंदिरा गांधी जब कांग्रेस संगठन से अलग हुई थी तो कमोबेश ऐसी परिस्थितियां बनी थी जब चुनाव चिन्ह भी उनके पास नहीं था, लोग ऐसी बातें कर रहे थे। इतिहास गवाह है, तब इतनी मीडिया भी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं हुआ करता था। परिणाम क्या हुआ वो भी देश की जनता के सामने है। तो शायद हो सकता है कि इतने सालों बाद वही चक्र दोहराया जा रहा है। चुनाव होगा, चुनाव के बाद सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति रही, किन्हीं कारणों की वजह से चुनाव से पहले जो हुआ उससे हम सारे लोग आहत हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विकट हो जाती है तो कोई न कोई फैसला लेना पड़ता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो फैसला लिया उसमें 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, साथी, सांसद, विधायक सब उनके साथ है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। बहुत सारे सवाल हैं कुरैशी साहब, आपके पास भी बहुत सारे सवाल हैं ये जानने के लिए कि आखिर किस तरह का फैसला, ये विलंब क्यों, नोटिफिकेशन की शुरुआत कल से होने वाली है तो आज में फैसला आना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक जल्दी से पॉलिटिकल रिएक्शन सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी तरफ से, क्योंकि इधर दिल्ली में साइकिल की जंग चल रही है, उधर नेम प्लेट पर खुल्लम खुल्ला वार है। देखिए, जो कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर घटित हो रहा है, यद्यपि वो उनका नितांत निजी मामला है, पर इससे एक बात बहुत स्पष्ट है। यदि कोई भी राजनीतिक दल ये सोचता है कि एक परिवार और चंद अपने लोगों के हाथ में सारी सत्ता केंद्रित करके वह अपना राजनीतिक वजूद और भविष्य सुरक्षित कर लेगा, तो यह संभव नहीं है। ये स्पष्ट हो रहा है। अगर भविष्य सुरक्षित हो सकता है तो मूल्यों में निष्ठा रख के और अनुशासित संगठन रख के, ना कि एक पर्सनल फैमिली फील्डम की तरह सारी की सारी चीजें अपने हाथ में केंद्रित करके। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है, जिसके लिए एक राजनीति में सिद्धांत कहा जाता है ना, देयर इज नो किनशिप इन द किंगशिप, यानी राजकाज में कोई सगा नहीं होता, तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप। और अभी जो कांग्रेस का उदाहरण दिया हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने, तो उनको कम से कम कांग्रेस से ही सीखना चाहिए था भाई। कांग्रेस ने कभी गांधी परिवार के 2 व्यक्तियों को राजनीति में नहीं आने दिया, एट ए टाइम एक ही रहा, चाहे राजीव या संजय, राहुल या प्रियंका। मगर आपने इतना कर दिया, मैं, मेरा भाई, दूसरा भाई, भतीजा, बहू, ये वो, आपने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। तो बाहर तो छोड़िए, जिसे कहते नहीं है कि मल्लन से मल्ल घरेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे, तो बाहर लड़ाई के बजाय घर में मल्ल युद्ध होना शुरू हो गया। तो ये उनके लिए भी एक सीख का विषय है। ठीक है, मैं जवाब इस पर लूंगी आपका, लेकिन उससे पहले मैं कुरैशी साहब आपके पास आना चाहती हूं। मुलायम सिंह यादव संविधान की दुहाई दे रहे हैं अपनी पार्टी की, अखिलेश बहुमत की दुहाई दे रहे हैं कि 2/3 बहुमत है मेरे पास सांसद विधायकों का। मेरा आपसे यह सवाल है सर कि पार्टी अभी बटी नहीं है, क्या ये रोड़े आ रहा है? क्या है वो परेशानी जिसकी वजह से चुनाव आयोग, किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा वो इस वक्त सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैसले में ये विलंब हम देख रहे हैं? देखिए, संविधान भी ज़रूर देखा जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो होती है कि किसके पास नंबर्स हैं। और नंबर्स में देखा जाएगा कि तो ऑफिस बेरर्स देखेंगे और पार्टी MLAs, MLCs, MPs वगैरह को देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1972 में हुई थी, उसके बाद से ये चला आ रहा है कि जो ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ एंड नंबर्स की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसी को देखने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने अभी जो है, अभी तो फिलहाल दावे हैं, सबूत उसको साबित करने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि 10 दिन में या 5 दिन में ये सोचे कि इलेक्शन कमीशन फैसला कर पाएगी, ये संभव है ही नहीं। क्योंकि 5 साल पहले मेरे वक्त में उत्तराखंड में इसी तरह की स्प्लिट हुई थी, शायद इतनी हाई प्रोफाइल नहीं हो, 8 महीने लगे थे उसको फैसला करने में। हालांकि सिर्फ 200 सिग्नेचर्स के बीच में झगड़ा था कि किसके सिग्नेचर ठीक है, लेकिन उनको वेरीफाई करने वगैरह में टाइम लगता है। तो इसलिए जो टाइम लग रहा है ये एक्सपेक्टेड था, और जो होने जा रहा है वो भी एक्सपेक्टेड है। सब एक काउंटर क्वेश्चन है, ये नोटिफिकेशन कल से शुरू है, तो ऐसे में हम क्या समझें? क्या ये फैसला अभी टाला भी जा सकता है या अंतिम फैसला आज या कल में हम देख लेंगे?
नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन हो रहा है और जिस दिन नॉमिनेशन होने हैं पहले दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं, तो नॉमिनेशन तो पार्टी सिंबल के साथ ही होता है और पार्टी सिंबल ही का इशू नहीं है, पार्टी का नाम का भी तो है, क्योंकि जब दो ग्रुप हो जाते हैं तो दोनों ग्रुप का एक इंटरिम नाम दिया जाता है और उन दोनों को एक इंटरिम सिंबल दी जाती है। तो वो प्रोसीजर अभी बाकी है और आज कल में तो फैसला होना जरूरी है ही, उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, साइकिल चिन्ह को अगर किन्हीं वजहों से फ्रीज कर दिया जाता है, जैसा कि लगातार कई वहां पर से रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है, फिर क्या होगा? नहीं, देखिए किन्हीं वजह से फ्रीज का तो मतलब ही नहीं, फ्रीज तो इसलिए होना ही पड़ेगा कि जब उस सिंबल के दो दावेदार हैं और उनमें से कौन दावेदार का दावा ज्यादा मजबूत है, इसी के फैसले की वजह से तो ये झगड़ा चल रहा है। तो वो जब तक नहीं होता तो सिंबल को फ्रीज कर दिया जाता है और टेम्परेरी या इंटरिम सिंबल दोनों ग्रुप को दी जाती है। ये प्रोसीजर कई बार पहले फॉलो हो चुका है, यही प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन के सामने है और यही होगा। ठीक है, शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ कुरैशी साहब। एक सवाल ये भी आ रहा था जी सर, कि इलेक्शन कमीशन इतनी देर क्यों कर रही है, तो मैं समझता हूँ शायद ये वजह भी हो सकती है। हाँ, मैं ये कहता कि शायद हो सकता है इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी हो कि दोनों पार्टी ने ये इंप्रेशन दिया हो कि भाई हम सारे लड़ाई झगड़े के बाद हो सकता है हम एक हो जाएं, तो बजाय इसके कि एक ऐसा फैसला हो और उसके बाद वो अंडू हो, इलेक्शन कमीशन दोनों को लॉन्ग रोप भी दे रही है कि भाई फैसला कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अब जब वरना उनका फैसला आ जाएगा तो उसके बाद तो फिर विलय बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। पुनिया साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ इस बहस में और उसके बाद खान साहब आपके पास भी आ रही हूँ। बीजेपी का ये आरोप है कि बाप बेटे की लड़ाई है, इसको फिefdom बना लिया, फैमिली फिefdom, उस पर लड़ाई हो रही है। ये मुद्दा कांग्रेस का, हालांकि वो पक्ष लेते हुए कुछ हद तक दिखे सुधांशु जी, लेकिन ये वो परेशानी है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालने की कोशिश है, लेकिन ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी करते हुए दिख नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, समाजवादी पार्टी का झगड़ा है, उनका अंदरूनी झगड़ा है और वो अब इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया। जैसे कुरैशी साहब कह रहे थे कि इसमें कुछ समय लगेगा। हाँ। और जो स्थापित परंपरा है, जो नियम है, उसके अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई होती अखिलेश बाबू का गठबंधन तो सर लटक गया ना। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है सर, आपका और अखिलेश बाबू का गठबंधन तो फिर लटक गया ना। मैं उसी की बात कर रहा था। जी सर, मैं उसी की बात कर रहा था कि अब तक जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है, कांग्रेस पार्टी ने सारी 403 सीटों के ऊपर अपनी तैयारी की और जब कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन करने के लिए जो रिकमेंडेशन मांगी, वो भी 403 सीटों की हमने भेजी है और उसकी स्क्रीनिंग कमेटी बनी। स्क्रीनिंग कमेटी, उसमें अगर इस बीच में कोई और डेवलपमेंट होता तो उसके हिसाब से परिवर्तन कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा सब काम रुका हुआ है, हमारा प्रोसेस जारी है और जो कल से जैसे नॉमिनेशन कुछ फर्स्ट फेज के शुरू होने हैं, उस तक हमारे फर्स्ट फेज की भी तैयारी लगभग पूरी है। तो अगर मान लिया परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कोई गठबंधन की बात आती है, तो उसके हिसाब से परिवर्तन कर लिया जाएगा। तो हमें कोई दुविधा भी बात नहीं है, कोई संकट की भी बात नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से जो चलना चाहिए उसी हिसाब से चल रही है और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो परिवर्तन होगा। ठीक है, न दुविधा न कोई संकट, कुछ नहीं दिख रहा है पुनिया साहब को। खान साहब, सवाल यह है कि बीएसपी कहां खड़ी है? तमाम पार्टियां कह रही हैं वो अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं, बीएसपी कहां? नहीं, बीएसपी ने तो अपने सारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं और सभी लोग कल से नामांकन शुरू कर देंगे जो फर्स्ट फेज का चुनाव है। अब सवाल इस बात का है कि बाकी पार्टियों का कोई कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं है, न समाजवादी पार्टी का है, न कांग्रेस का है और ना बीजेपी का है। तो ये तैयारी इन लोगों की कहाँ है, ये तो समझ में नहीं आ रही है। हम तो लड़ाई मैदान में खड़े हैं, हमारे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन लड़ेगा हमसे, हमारे सामने कोई आ ही नहीं रहा अभी तक। दूसरी बात ये कि अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि इनका आंतरिक मामला है, हम भी मानते थे कि इनका आंतरिक मामला है, लेकिन आज आंतरिक मामला नहीं इनका है। आज हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। सारा प्रशासन, सारा धन, सारा पैसा
बीच में इनके बाप बेटे की लड़ाई में खर्च हो रहा है। ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? ये हमारी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च हो रहा है। हवाई जहाज से जाया जा रहा है, हवाई जहाज से वापस आया जा रहा है, इनकी प्लेट उनकी प्लेट, यहाँ फोर्स वहाँ पुलिस, ये सब लगा है। तो इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और अपने को, इनको जो 5 साल का मैंडेट दिया था उस पर अफसोस कर रही है कि हमने इनको कैसे दे दिया, और आगे भी अगर इनको हम देते हैं, राय साहब जवाब दीजिए। गठबंधन को भी ठीक है देते खान हैं, अगर गठबंधन भी देते हैं तो क्या 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 जरूरी है कि आगे टिक पाएंगे ये लोग? राय साहब जवाब दीजिए। ये दो नेम प्लेट, ये तमाशा जनता का मजाक है जिसने आपको चुना था। बीच में अंजना जी, जनता को इस बात से मतलब है कि जो पिछले 5 सालों में सरकार थी उसने उसके घर के सामने की सड़क बनवाई कि नहीं बनवाई। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को मेट्रो नहीं पता था, एक्सप्रेस वे नहीं पता था, मेडिकल कॉलेज में बड़ी हुई सीटें नहीं पता था, 108 नहीं पता था, 102 नहीं पता था, 1090 नहीं पता था। जो जनता के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त और जवाबों की लंबी फहरिस्त है। जनता उन विकास के मुद्दों पर देखेगी। इन बरगलाने वाली पार्टियों को, झूठ बोलने वाले पार्टियों को, जुमला बोलने वाले पार्टियों को से जनता उब चुकी है। जनता को उस चेहरे की तलाश थी जो चेहरा मिल चुका है। जनता को विकास की तलाश थी, जो विकास कार्य बहुत सारे हो गए हैं, जो अकल्पनीय है, जो 5 साल पहले काम नहीं करते थे। और जो लोग आरोप लगाते अपने 5 साल के कार्यकालों को अगर याद कर लें और जनता ने क्यों उनको बाहर किया, ये वही चेहरा है जिसने महिलाओं के साथ बलात्कार कराया। ये वही चेहरा है जिसने महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा। ये वही चेहरा है जिसने दंगों में, दंगे मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे तो सैफई में बैठ के नर्तकियों का नाच देख रहे थे। ये वही चेहरा है। जन्मदिन के लिए अधिकारियों को गोली मार दी गई थी। आज मुलायम सिंह यादव जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, मुस्लिम विरोधी है, अपनी मूर्तियों पर जनता की पैसा उड़ाने वाले को खाली जनता वापस मूर्ति बनाने के लिए एक सेकंड के लिए, इलाज राय साहब एक करके सब प्लीज आप सबसे मेरा निवेदन है। राजीव राय साहब, ये जो बीएसपी की तरफ से आवाज आ रही है कि मुस्लिम विरोधी है, ये तो खुद मुलायम सिंह यादव आज कह रहे थे कि मुस्लिमों के विरोध में छवि बन गई चुकी है अखिलेश यादव की। इस सब से कैसे लड़ाई कीजिएगा? जी सही है। तो पिता ने कह दिया पुत्र के बारे में। देखिए इतने सालों बाद उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश इतने सालों बाद उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसके एजेंडे में सारे जात सारे धर्म से ऊपर विकास था। और विकास के एजेंडे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया और विकास का एजेंडा है। अभी भी मैं दावा करता हूं, खुली चुनौती देता हूं, बात टीवी चैनल पर ना हो, आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ बहस हो जाए कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में जो कार्य हुए थे अभी क्या हुए। तो ये कहना मैं माननीय नेताजी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप बजट को देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता का कैसे हो सकता है? 4 दीवारी की बात देखेंगे, बाप का नहीं हुआ, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया उसका नहीं हुआ, तो देश के प्रदेश की जनता का कैसे हो सकता है? आपकी भाषा में इस्तेमाल कर सकता हूं। आरोप नहीं है ये, जो काशीराम की नहीं हुई, काशीराम को मार दिया। जो पुत्र पिता का नहीं हुआ वो जनता का कैसा होगा? ये सवाल तमाम पार्टियां इस सवाल के साथ अखिलेश पर की लड़ाई चरम पर है। एक ही पार्टी के दफ्तर के बाहर दोनों का नेम प्लेट रखा है। लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं मुलायम ने आज क्या कहा। मुलायम यादव ने अखिलेश के बारे में कहा, पत्नी बच्चे की कसम दी तब बेटा मिलने आया मुझसे। मैंने कई बार बात करने के लिए अखिलेश को बुलाया लेकिन वो नहीं आया। जब बीवी बच्चों की कसम खिलाई तब आया। एक बार आया तो बात शुरू करने से पहले ही चला गया। अखिलेश हमारा बेटा है लेकिन हमको नहीं मालूम था कि वो विरोधियों से मिल जाएगा। इस बीच आपको बताते हैं उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और जितने विधायक थे उन्हें जगह फिर से मिल गई है, यानी टिकट उन्हें मिल गया है। 68 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड के लिए ये लिस्ट है और जितने विधायक थे पहले से उन सबको शामिल कर लिया गया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार राहुल गांधी ने भी आज जबरदस्त प्रहार किया है नरेंद्र मोदी पर और प्रधानमंत्री के कपड़ों पर भी। माना जा रहा है कि साइकिल किस पार्टी के लिए, किस खेमे के लिए समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह बनेगा, इस पर बड़ी खबर जल्द से जल्द आ सकती है। लेकिन इस बीच यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है और बीजेपी की इस लिस्ट के साथ जो उत्तराखंड में खासतौर पर जितने भी पहले विधायक थे उन सभी को जगह मिली है। इधर उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 149 लोगों का नाम,
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले यशपाल आर्य और बेटे दोनों को ही बीजेपी का एक तरह से इनाम उत्तराखंड में टिकट इन्हें दे दिया गया है। संगीत सोम समेत 149 उम्मीदवारों का ऐलान यूपी में बीजेपी की तरफ से। ये एक एक करके सबके नाम आप देख रहे हैं। कोटद्वार से हरक सिंह रावल का नाम, चौबट्टा से सतपाल महाराज को टिकट दिया गया है। जो बड़े बड़े नाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी एमएच खान साहब कह रहे थे कि बीजेपी लिस्ट जारी नहीं कर रही, कांग्रेस नहीं कर रही, लेकिन देखिए अभी अभी ऐलान हो गया। और उनके साथ साथ सभी चुनाव समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में 3 राज्यों के बारे में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बची हुई लिस्ट जो पंजाब की थी, उस पर चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात नाम आए हैं। सभी राज्यों के चुनाव की दृष्टि से प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि समाज के सभी वर्गों का ठीक प्रतिनिधित्व हो। All sections of the society should be represented. Youth, women, all sections of the society, and people from all walks of life. Advocates, engineers, technocrats, सभी लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये है बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दी गई है और उत्तराखंड यूपी में। लेकिन इस बीच उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, दिलचस्प ये है कि यूपी में इधर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर 2-2 नेम प्लेट लग गए। मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष, बेटे अखिलेश सिंह यादव अध्यक्ष। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज राहुल गांधी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाकर कहा कि मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं, 10 लाख का सूट नहीं पहनता हूं। तो ये है वो राज्य राज्य सियासी दंगल जिसकी 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी चुनावों के लिए मिजाज बिल्कुल गर्म हो चुका है। आइए आपको सुना देते हैं किन शब्दों में राहुल गांधी ने प्रहार किया प्रधानमंत्री मोदी पर। ये देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये मेरा पॉकेट फटा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि भैया मेरा यहाँ पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फटा कुर्ता, निकले राहुल, पीएल पुनिया साहब, ये कौन सा अंदाज है प्रहार का? देखिए, वो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं और आपने केवल एक सेंटेंस बीच में दिखाया है। उससे पहले क्या कहा, उसके बाद क्या कहा, ये हमारे सामने नहीं है। तो इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देख के ही इसके ऊपर कोई कमेंट किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है, जैसे गांधी जी का विशेष रूप से जो खादी कमीशन के कैलेंडर से गांधी जी का नाम गायब करके प्रधानमंत्री जी का जो उसमें फोटो लगाया गया और वो सूट पहन के रखा गया, उसके संबंध में जब गांधी जी का किन वस्त्रों में रहते थे और प्रधानमंत्री जी ने किन वस्त्रों को पहन के उनका फोटो खिंचाया, उस संदर्भ में वार्ता हुई तो उसी में एक उल्लेख उन्होंने अपना किया। तो इसमें कोई आपत्ति की बात तो नहीं है। एक सुधांशु जी, कोई आपत्ति की बात नहीं है इसमें। नहीं, कोई आपत्ति की बात कहां हो सकती है भाई। जो लोग छोटी मोटी बातों पर छुट्टी मनाने विदेश जाते हों, ज्ञान प्राप्त करने विदेश जाते हों, ध्यान प्राप्त करने विदेश जाते हों, तो उन लोगों के लिए ये अगर बात कही जाए तो मेरे ख्याल से भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है कि वो इस हकीकत को समझती है। देखिए 4,000 रुपए के लिए लाइन भी लगे थे ना, देखिए 4,000 रुपए के लिए लाइन में लगे थे, पर वो 4,000 कभी खत्म नहीं हुए, दोबारा लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या दिखावा है और क्या हकीकत है, ये हर बात को समझ में आती। जिसे वो कहावत है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वो बात कांग्रेस और विशेषकर श्री राहुल गांधी जी के चरित्र पर पूर्णता चरितार्थ होती है। प्रधानमंत्री जी की माता जी भी गई थी लाइन में लग के 4,500 रुपए के लिए। प्रधानमंत्री जी की माता जी भी गई थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैंक से ड्रॉ किया नहीं किया। तो ये एक संदर्भ को
दूसरे तरीके से ले जाना मैं समझता हूँ किसी तरह से मुनासिब नहीं है। एक बात हुई, ठीक है सुधांशु जी, इसका जवाब दे दे, फिर आने उन्होंने अपने भाषण में ये बातें कही, तो उसका अगर कोई आपत्ति की कोई बात तो थी नहीं, लेकिन फिर भी आपको कह रहे हैं, आपने कहा कि विदेश जाके सब ज्ञान प्राप्त होता है, सब होता है, तो विदेश में जाके नहीं कहा, उत्तराखंड आपको विदेश लगता है, तो फिर मैं अब क्या कहूंगा, लेकिन विदेश में जाके नहीं कही बात, ये हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में जाके बात कही है और किसी संदर्भ के साथ कही है। देखिए पुनिया साहब, ये दिखाने वाली बात मैंने इसलिए कही कि जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खर्च करते होंगे ना, वो कोई पैसे से तो करते नहीं होंगे। तो अगर वो व्यक्ति जिसके पास इतने सारे अकाउंट हैं, संसाधन है, ई ट्रांजैक्शंस है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, उसके बाद भी अगर वो लाइन में लग रहे हैं तो इसका मतलब दिखाने के लिए लग रहे हैं ना, इसका मतलब यथार्थ नहीं था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि लंबी लंबी विदेश यात्रा करने वाले लोग क्या बगैर कार्ड के वहां पे खर्चा करते हैं क्या? तो आपकी जो हकीकत है उसको आप एक ढकना चाहते हैं, एक प्रकार के जिसे कहना चाहिए पैसे से। तो फिर आप ये भी देखिए उन्होंने क्या कहा कि भूकंप आ जाएगा, उन्होंने कहा कि साहब धरती हिल जाएगी, और हकीकत क्या हुआ, पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हुआ और देश की धरती छोड़कर विदेश की धरती में पहुंच गए छुट्टी मनाने के लिए। इसलिए मैं मानता हूं कि यह परिस्थिति स्वयं उन्होंने उत्पन्न की है कि देश की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती है और उनको पहले गंभीरता और परिपक्वता सीखनी चाहिए। और मैं कहूंगा पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को यह सीखना चाहिए, जैसे वो हम पे आरोप लगाते थे कुछ साल पहले कि लंबे समय तक शासन में रहे, उन्हें सरकार चलाना आता है, तो मेरा ये आरोप है कि आप विपक्ष में रहे नहीं, इसलिए आपको विपक्ष में रहना नहीं आता है। थोड़ा परिपक्व विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना सीखना चाहिए कांग्रेस को। आपने जो बातें कही, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं। आप समझते हैं राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, उनको जानते नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो आप क्यों परेशान हुए रहते हैं? आप तो सत्ता में हैं, हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? राहुल गांधी एक बयान देते हैं, आपके 10 मंत्री जुटा दिए जाते हैं उसका जवाब देने के लिए। ये क्या है? ये घबराहट है, जो एक असुरक्षा का भाव है भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के सामने, तो ये तो बहुत स्पष्ट आ रहा है ना। चलिए ठीक है, जरा सी बात उसको घुमा फिरा के इस तरह की बात करते तो उचित नहीं। ये सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन जाएगी। सुधांशु सुनिए अंजना जी, जल्दी से क्योंकि मैं अन्य लोगों के पास आना चाहती हूँ। अरे कुर्ता फाड़ा वो तो अलग बात है भाई, अभी उन्होंने कहा, इन्होंने तो अपनी सरकार में रहते हुए अध्यादेश की पर्ची फाड़ दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, तो ये तो उनका स्टाइल पुराना है भाई। वो अपनी सरकार में जहां आपकी आंख की कनखी के इशारे से काम हो सकता था, वहां क्या जरूरत थी फाड़ने की? तो फाड़ने फूड़ने का नाटक वो पहले से करते रहे। आपको पुनिया साहब एक सेकंड आपको याद आ गया, आपको धन्यवाद, बधाई आपको याद आ गया जी। पुनिया साहब मैं आऊंगी सर आपके पास। पुनिया साहब ये कह रहे हैं राजीव राय साहब कि बीजेपी घबरा जाती है, मंत्रियों को उतार देती है जवाब देने के लिए, लेकिन आप लोगों में घबराहट है या नहीं है? तमाम पार्टियां जोर शोर की तैयारी कर रही हैं, यहां पर हर दिन लगता है कि शायद कुछ कोशिश हो, शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन यहां पर तो पिता ही उतारू दिखते हैं जैसे पुत्र की नैया को पूरी तरह से डुबोने के लिए, और वाइसी वर्सा अगर देख लें तो मुलायम सिंह यादव की सियासत को डुबोने में अखिलेश यादव लग गए हैं। घबराहट होती है? घबराहट क्यों होगी? हम उन लोगों से क्यों घबराए हैं कि जिनके पास अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जिनके पास अपना उम्मीदवार नहीं है, रोज दूसरे पार्टियों से विधायकों को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, दूसरे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, दूसरे पार्टियों के आए हुए विधायकों को टिकट देते हैं, इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों से हम क्यों घबराएं? ऐसे लोगों से हम क्यों घबराएं जिन्होंने अपनी इतनी मूर्तियां बनवा दी है कि उन मूर्तियों को देखने के लिए वापस नहीं आते हैं? हमारे पास घबराने की कोई वजह नहीं, हमारे पास हौसला बुलंद रखने की वो तमाम वजह हैं जिनके लिए आज के वोटर जाने जाते हैं। आज के वोटर वो दिन गए जब जात पात धर्म और छोटी छोटी बातों पर वोट डाला करते थे। आज के वोटर हाईटेक जमाना है, गांव-गांव में इंटरनेट और कंप्यूटर और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है, लोगों को हर चीज की जानकारी है। हमें घबराने के लिए कोई हमारे सामने भी तो होना चाहिए ना। रोज देखता हूं भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग आते हैं किसी और पार्टी से, अगर इतने ही मजबूत है, इनकी घबराहट बताती है भारतीय जनता पार्टी वालों को कितने घबराए हुए हैं कि इनके टिकट पर, इनके सिंबल पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, पैर पकड़ पकड़ दूसरी पार्टियों से ले आ रहे हैं। तो घबराहट तो उनकी दिखाती है। हम तो कॉन्फिडेंस है, कोई भी सिंबल है, चुनाव लड़ेंगे, जीत कराएंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। सुधांशु जी जवाब दे ही दीजिए।
देखिए, इन्होंने कहा राजीव राय जी ने ये जात पात में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं विश्वास करते हैं। तभी उत्तर दूसरी पार्टी प्रदेश से तोड़ के जो लोगों को ला रहे हैं उस पर सवाल है। दोनों बातों पे जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ इसमें 2 तथ्य रखता हूँ। इसीलिए इनके शासनकाल में 2/3 थाना अध्यक्ष एक ही जाति के होते हैं। इसीलिए इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 80-80, 90% एसडीएम एक ही जाति के होते हैं, क्योंकि ये जातिवाद में विश्वास नहीं करते। इसलिए सत्ता का सारा केंद्र एक ही जाति के लोगों के हाथ में होता है। अब आइए दूसरी पार्टी से आने वालों पे, अब आप सुनिए, दूसरी पार्टी से आने वालों पे मैं ये कहूंगा, अंजना जी, अब आप ये देखिए, कांग्रेस ये कहती है अगर उनके यहाँ, अरे भाई आप बोलने दीजिए ना मुझे, आप बोल रहे थे तो मैं शांति से था, मुझे कृपया बात करने दीजिए। अंजना जी, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, कांग्रेस के जब नेता टूट के आते हैं, मतलब अरुणाचल के कोलिको पुल से लेके असम के हेमंता विश्व शर्मा से लेके उत्तर प्रदेश की रीता बहुगुणा जोशी से लेके उत्तराखंड के लोग कहते भाजपा ने कर दिया। बसपा के नेता लाइन लगा के स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके और पाठक तक आ जाते हैं, कहते भाजपा ने कर दिया। और आज वही समाजवादी पार्टी के अंदर परिवार में झगड़ा होता, कहते भाजपा से कर दिया। तो ये दिखाई पड़ता है कि भाजपा के भय से किस कदर भयाक्रांत हैं ये लोग, कि इन लोगों को हर चीज में भी भाजपा का भय नजर आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां पर सत्ताधारी राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति भाजपा वर्सेस रेस्ट हो चुकी है। सुधांशु जी वाह, इट इज बीजेपी वर्सेस रेस्ट। मैं कुरैशी साहब आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले मूर्ति बनाने पर भी सवाल खड़ा किया था 1 सेकंड राय साहब ने, तो मूर्ति बनाने वाले जवाब दें। खान साहब जी, मूर्ति तो इन्होंने भी बनाई है, भाजपा वालों ने भी बनाई है, सपा वालों ने भी बनाई है, किसने मूर्ति नहीं बनाई है? कौन ऐसा अछूता जो मूर्ति नहीं बनाया है? पहले तो ये तय हो जा। देखिए, अभी ये जो कह रहे थे राय साहब कि इनका झगड़ा कहीं नहीं है, आपस में पहले निपट लिए। और जो पता था पर्स में डालो तो काम आगे बढ़ेगा। फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है मूर्ति में यार? चेहरा फर्क बदल जाता है बस, और कुछ फर्क नहीं होता है। मूर्ति सब लगा रहे हैं, मूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात है कि अभी ये तय कर ले कि किसके साथ जाना है इनको, अभी ये तय कर ले कि कांग्रेस कितनी मजबूत है और इनके लोग कितने मजबूत है। बात तो सुन लीजिए, आपकी बात तो सुन रहा हूं, जनता के साथ जाना है, हमने कोई जनता के साथ नहीं किया। आप सुन लीजिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। कितना परेशान हो यार, बात तो सुनो यार, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, बात सुनो मेरी आप। देखो, मैं पहले ये कह देना चाहता हूं कि देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। पहले आप तय कर लीजिए कि राहुल जी के साथ पुनिया जी, अगर पुनिया जी ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ गठबंधन बनेगा तो करेंगे, तो इसका मतलब दोनों पार्टियां कमजोर हैं। और राहुल जी अगर दिखा रहे हैं कुर्ता फटा, तो कुर्ता नहीं फटा दिखा रहे हैं, ये गलत आप लोग सोच रहे हैं। वो दिखा रहे हैं मेरी पॉकेट फटी हुई है, पॉकेट से सारे वोट निकल गए, एक भी वोट बचे नहीं। अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ, या तो मुलायम सिंह की तरफ, या तो अखिलेश यादव की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं गठबंधन के लिए। अगर मजबूत है तो गठबंधन क्यों? किसके पॉकेट में छेद है ये जाने की कुरैशी साहब जरूर बने रहेगा सर हमारे साथ, क्योंकि माना जा रहा है आपसे कुछ ही लम्हों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला साइकिल पर आ सकता है। आप ये खुद कह रहे थे कि बड़ी खबर इस वक्त की, जैसा कि उम्मीद थी कि आ रही है। जी हां, राजनीति की रेस में पुत्र ने पिता को साइकिल से उतार दिया है। साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव को मिल गया है, ये खबर आ रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। कुरैशी साहब, आपको लगता है ये जो ज्यादा लोग मेरी तरफ हैं, 2/3 बहुमत होने की ही वजह से इस तरह का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आया होगा? कुरैशी साहब, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग का जो भी फैसला होता है वो बड़ा एक स्पीकिंग ऑर्डर देते हैं, डिटेल ऑर्डर, जिसमें अपने रीजंस देते हैं, वो पता लगने चाहिए। लेकिन मुझे तो ये हैरानी है, क्योंकि इससे पहले जब भी ये इस किस्म के झगड़े हुए हैं उसमें कई महीने लगे, दोनों तरफ से वकील लोग पेश होते हैं, उनके सबूतों पे जांच की जाती है, तो इतनी जल्दी इस फैसला कर पाए, तो ये मुझे तो इसमें हैरानी है। हो सकता है कि इस नतीजे पे पहुंच गए सबूतों के बेसिस पे। ये दिलचस्प है, आपका एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये रिएक्शन, जिसमें आप साफ कह रहे हैं कि आपको हैरानी है, क्योंकि लंबा वक्त ऐसे में लगता है जब दो खेमा एक पार्टी के अंदर लड़ाई कर रहा हो, चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों तरफ से वकील सामने आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिलहाल राजीव राय जी, अच्छी खबर आपके लिए, क्योंकि आप तो अखिलेश खेमे के हैं। मैं समाजवादी पार्टी का हूं, समाजवादी पार्टी को साइकिल चुनाव चिन्ह मिला है और ये साफ था, ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग जमा हुई थी
हमने पहले रेजोल्यूशन पास कर इलेक्शन कमीशन को दिया था, बाद में उन्होंने हमसे बोला कि नहीं इंडिविजुअल एफिडेविट चाहिए, सारे लोगों ने इंडिविजुअल एफिडेविट दिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत सारा विवाद का विषय या जांच का विषय था, जो ब्लैक एंड व्हाइट था। चुनाव आयोग ने जल्दी फैसला लिया, चुनाव आयोग के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड सर, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश यादव के घर के बाहर बालकृष्ण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप सभी खास मेहमान बने रहिएगा हमारे साथ। बालकृष्ण, वहां इस खबर के बाद क्या हलचल? बिल्कुल, देखते देखते यहाँ पर माहौल बदल गया है। जैसे ही ये खबर फैली, उनके समर्थक जो थे वो दिन में मायूस होकर लौट गए थे, एकदम से लौट आए यहाँ पर। और इन लोगों से आप देख सकते हैं, इनका उत्साह देखते हुए बनता है। कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या अब अखिलेश यादव को साइकिल मिल गई है? क्या लगता है आपको, भरोसा था इस जीत? बिल्कुल सर, भरोसा था और नेताजी का हम लोगों का आशीर्वाद मिला है। अखिलेश भैया बिल्कुल जीत के आएंगे और ये जो परिणाम है ये हमारी तपस्या का फल है। भैया का यही हम लोग को उम्मीद था कि शिवराज सिंह साइकिल मिल जाए और 2017 में हम लोग सरकार बनाए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको भरोसा था कि साइकिल अखिलेश यादव को मिलेगी? हाँ बिल्कुल भरोसा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को साइकिल मिलेगी और हम जीतेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे हमारे। लेकिन क्या अपने पिता को ये हराकर खुश होंगे अखिलेश यादव? नहीं, वो हमारे सर्वोत्तम नेता, उनके आशीर्वाद से ही हम जीत है। यदि पिता की जीत होती है, कभी भी बेटा जीता है तो उसमें पिता की जीत होती है। इसमें ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की थी। बुराई कौन था? बुराई अमर सिंह थे, बुराई और लोग थे। नेताजी से ना कोई लड़ाई थी ना कोई लड़ाई है। यूपी जीत के नेताजी के चरणों में यूपी को आपने सुना इनके समर्थकों का कहना था, जिंदाबाद। इनके समर्थकों का कहना था कि यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। उनका कहना है कि इस लड़ाई में बुराई जो थे वो अमर सिंह थे, उनकी हार हुई है। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की जीत के बारे में उनको भरोसा था, लेकिन नेताजी के बारे में कोई भी कुछ खिलाफ अभी बोलने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि नेताजी अंततः खुश होंगे क्योंकि आखिर में जीत जिसकी हुई है वो उनका अपना बेटा है। वो तो रंग है, जो भी रंग अब डाल दीजिए बाला, और ऐसा रंग पहले भी डाला गया था जब पिता पुत्र में लड़ाई हो रही थी। तो दिलचस्प यही है कि आज ही मुलायम सिंह यादव ने पार्टी दफ्तर से खूब बोला था कि बेटा मेरी सुनता नहीं है, बीवी और बच्चे की कसम देता हूं तब तो मुझसे कुछ मिनट के लिए मिलने आता है। यानी कहानी साफ है, राजनीति की रेस में साइकिल से उतार दिया है अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को। चुनाव आयोग जहां से ये खबर आ रही है, संजय क्या कुछ कहा गया है, किन वजहों को ध्यान में रखकर सौंप दी गई साइकिल अखिलेश को? इसमें आज दिन भर बहुत जद्दोजहद का दौर चला और चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि जो ऑर्डर की कॉपी है वो पहले कई बड़े नामचीन वकीलों के पास भी भेजी गई, यहाँ चुनाव जो लीगल पैनल है उसने भी किया, लेकिन आखिरी वक्त में इसमें तब्दीली की गई है। यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें, कानूनी नुक्ता आया है जिसकी वजह से बदलाव हुआ और साइकिल आखिरकार अखिलेश यादव को मिल गई है। इस पर यहाँ जो ग्राउंड दिए गए हैं उसमें ये दिए गए हैं कि जो बहुमत है, बहुमत के आधार पर पहले भी फैसला लिया गया और बहुमत के आधार पर ही इस बार भी फैसला लिया है कि जो विधायकों की संख्या है, जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, डेलीगेट्स हैं, उनमें से 90% अखिलेश यादव के साथ हैं। और जाहिर है कि जो हलफनामे दिए गए उसमें कुछ खामियों की ओर मुलायम सिंह यादव की तरफ से इशारा जरूर दिया, कुछ सबूत पेश किए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें खारिज कर दिया है और अब बहुमत के आधार पर जो इन्होंने दावा किया है उस पर उसका समर्थन कर रही थी और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके इस सही निर्णय के लिए मिलेगी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे दोबारा अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से युद्ध क्षेत्र में चले जाएं। प्रत्याशियों की सूची और महागठबंधन 2-1 दिन के अंदर प्रत्याशियों की सूची पहले 2 फेज की तो जारी हो ही जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों को यही निश्चय नहीं था कि क्या होगा। क्या अगर स्प्लिट हुई, मान ली फ्रीज हो गया सिंबल, तो सिंबल क्या होगा, नाम क्या होगा, उसी तरह से एबी फॉर्म छापे जाते हैं। अब उनको हम आज
रात में या कल तक तैयार करा लेंगे। उस पर दस्तखत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के होने हैं, हमारे दस्तखत होने हैं जिनको उन्होंने ऑथराइज किया हुआ है। तो इसमें 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा। कांग्रेस महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। अखिलेश के 2 चाचा, एक रामगोपाल यादव, दूसरे शिवपाल यादव। रामगोपाल यादव अखिलेश खेमे के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे, संविधान को अच्छी तरह से A to Z जानते थे और इसीलिए माना जा रहा है कि उनके लिए भी बड़ी जीत ये अखिलेश यादव के लिए भी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के लिए, शिवपाल यादव के लिए कितना बड़ा झटका। और वो अमर सिंह जो जैसे ताबूत में आखिरी कील डालकर निकल पड़े लंदन, उनके लिए इसका क्या मतलब, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सुधांशु जी, PL पुनिया साहब, राजीव राय जी, MS खान साहब, कुरैशी साहब, प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, क्योंकि आज लगातार इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। साइकिल लग गई अखिलेश के हाथ, देखते रहिए आज।